हाँ जी, तो स्वागत है आप सभी लोगों का पार्थियन बायो के ऑनलाइन बायोलॉजी प्लेटफॉर्म पर। आज मैं आपके लिए एनसीईआरटी की डिकोडिंग शुरू करने जा रहा हूं। मींस एनसीईआरटी की एक एक लाइन, एक एक एग्जाम्पल, एक एक डायग्राम को बहुत अच्छी तरीके से डिकोड किया जाएगा आज इस स्क्रीन पर। और शुरुआत जो की जा रही है वो की जा रही है फर्स्ट चैप्टर से, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट के बारे में बात की जाएगी दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात, अगर इस चैप्टर की शुरुआत की जाएगी तो सबसे पहले तो इस चैप्टर के नाम को ही समझिएगा दोस्तों कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का मतलब क्या है। तो देखिए, फ्लावरिंग प्लांट मतलब ऐसे पौधे जिनके ऊपर फूल दिखाई देते हैं, आपको फ्लावर दिखाई देते हैं। क्योंकि देखो दोस्तों, दुनिया में ऐसे सारे प्लांट नहीं है, सारे पौधे ऐसे नहीं है जो फूल का ओरिजिनेशन करते हैं, जिनके ऊपर फूल आते ही आते हैं। तो ऐसे प्लांट जिनके ऊपर आपको फूल दिखाई देता है वो प्लांट होते हैं फ्लावरिंग प्लांट, मतलब एंजियोस्पर्मिक प्लांट। चलिए, ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो अब इस चैप्टर को शुरू करने से पहले सबसे पहले जो एक टर्मिनोलॉजी आती है मैं उसी की बात करूंगा, वो आती है अपनी फ्लोरीकल्चर। क्या आती है? फ्लोरीकल्चर। तो सबसे पहले जब हम जेनेटिक्स पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम जेनेटिक्स की डेफिनेशन पढ़ते हैं, टर्मिनोलॉजी पढ़ते हैं। तो देखिए, फ्लोरीकल्चर क्या होता है? फ्लोरीकल्चर होता है साइंस ऑफ कल्टीवेशन। तो पहला पॉइंट इसमें आ जाएगा कल्टीवेशन, सेकंड आ जाएगा ब्रीडिंग, एंड थर्ड वन आ जाएगा मार्केटिंग ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, देखिए, साइंस ऑफ कल्टीवेशन, कल्टीवेशन मतलब होता है खेती बाड़ी करना। तो जब आप फूलों की खेती करते हैं, सेकंड पॉइंट ब्रीडिंग। अब ब्रीडिंग क्या होता है वो बात समझना जरूरी है। ब्रीडिंग का मतलब होता है कि जब आप दो सुपीरियर वैरायटी को उठा के, मैंने बोला सुपीरियर वैरायटी, तो इस पर आपको ध्यान देना है। सुपीरियर वैरायटी को अगर आपने उठाया, उनके बीच में क्रॉस करवाया, मतलब आपने रिप्रोडक्शन करवाया, तो हमें वहां से एक सुपीरियर वैरायटी ही देखने को मिलेगी। अब मेन बात आती है कि सुपीरियर वैरायटी क्यों चाहिए हमें। देखिए, सुपीरियर वैरायटी हमें इसीलिए चाहिए इस एनवायरमेंट में कि जैसे जैसे इवोल्यूशन होता जाता है, जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाता है, एनवायरमेंट में इवोल्यूशन भी बढ़ता जाता है। अब अगर एनवायरमेंट में इवोल्यूशन होता होगा तो एंसेस्टर तो पुराने रह गए, आगे आने वाली जो जनरेशन होनी चाहिए वो उनसे बेटर एडेप्टेशन के लिए होनी चाहिए इस एनवायरमेंट में, मौजूदा एनवायरमेंट में। तो वो है ब्रीडिंग। थर्ड वन पॉइंट आता है मार्केटिंग ऑफ फ्लावर्स। अगर आप फ्लोरीकल्चर कर रहे हैं, मतलब अगर आप कल्टीवेशन कर रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं फूलों की, ब्रीडिंग प्रोग्राम चला रहे हैं, अच्छे अच्छे फ्लावर क्रिएट कर रहे हैं, अच्छी वैरायटी के फ्लावर क्रिएट कर रहे हैं, तो उनकी आप मार्केटिंग भी तो करेंगे। एट दी एंड आपको कमाना तो पैसा ही है ना भाई। कोई भी किसान अगर आलू की खेती करता है, सरसों की खेती करता है, तो एट दी एंड वो अपनी फसल को काट के सीधा मंडी में बेच के पैसा कमाना चाहता है। तो इसी तरीके से फ्लोरीकल्चर का मतलब है साइंस ऑफ कल्टीवेशन एंड ब्रीडिंग एंड मार्केटिंग ऑफ फ्लावर। तो ये डेफिनेशन आपकी जो है यहां पर पूरी होती है। तो चलिए, अब बात आती है कि एनसीईआरटी के पॉइंट पर आप आ जाइए। तो पहला पैराग्राफ जो है मैं इसको डिकोड करने जा रहा हूं, एक एक लाइन को ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। शुरू कर देना। आर वी नॉट लकी दैट प्लांट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली द मेरिट्स ऑफ फ्लावर दैट वी एंजॉय गेजिंग एट द सेंट एंड परफ्यूम दैट वी सुन ओवर। अब देखिए, बात क्या आती है, मैं आपको एक चीज बताता हूं। एक्चुअल में हम लोगों को लगता है, एनसीईआरटी ये कहना चाह रही है कि हम लोगों को लगता है कि फ्लावर्स का जो यूज है ना, फ्लावर्स का जो यूज है वो सिर्फ इतना ही है कि डेकोरेशन में यूज कर लो, है ना, परफ्यूम्स के लिए यूज कर लो, सेंट्स के लिए यूज कर लो। तो मैं आपको दोस्तों एक बात बता दूं कि यही सिर्फ एक फ्लावर का पर्पस नहीं होता है कि परफ्यूम्स क्रिएट करना या एक अच्छी खुशबू क्रिएट करना या फिर डेकोरेशन में उनको इस्तेमाल कर लेना। ये तो हमारा एक पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। आ रही है बात समझ में? उनका ये मेन काम है ही नहीं। दैट
all there as an aid to sexual reproduction। मतलब फ्लावर्स का मेन काम होता है दोस्तों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना। उनका मेन पर्पस परफ्यूम्स या सेंट क्रिएट करना नहीं है, वो तो हमारा लालच है तो हम उनसे ये काम करवाते हैं, लेकिन उनका मेन काम होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना। और वो प्रोसेस उतना ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, उतना ही ज्यादा जटिल होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस। चलिए आगे क्या है। फ्लावर्स डू नॉट एग्जिस्ट ओनली फॉर अस टू बी यूज्ड फॉर ओन सेल्फिशनेस। ऑल फ्लावरिंग प्लांट शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहां लिखा हुआ है कि फ्लावर सिर्फ हमारे सेल्फिशनेस के लिए नहीं है दोस्तों, उनका मेन काम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना, और उतना ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस भी होता है ये। चलिए अ लुक एट द डाइवर्सिटी ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ द इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस का मतलब क्या होता है मेरे भाई? इन्फ्लोरेसेंस का मतलब होता है कि एक फ्लोरल एक्सिस पर जिस पैटर्न में या जिस अरेंजमेंट में हमारे फ्लावर्स लगे हुए हैं उस प्लांट पर, उस फ्लोरल एक्सिस पर, वो होता है इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, अब जैसे एक डंडी पर, एक एक्सिस पर जिस तरीके से लीफ लगी हुई होती है, जिस पैटर्न में, अल्टरनेट फॉर्म में है, किस फॉर्म में है, वो होता है फाइलोटेक्सी। चलिए flower and floral parts shows an amazing range of adaptation to ensure formation of the end product of sexual reproduction। तो देखिए सर, अब बात आती है, पहला क्वेश्चन मैं आपको बता दूं जो यहां से जो है अराइज हो रहा है इस पहले पैराग्राफ से। The end product is fruits and seed. In this chapter, let's understand the morphology, structure and process of sexual reproduction in flowering plant means angiosperm। अब बात यह है कि जो फ्लावर्स होते हैं, मतलब एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं, उनके एंड प्रोडक्ट, देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोई भी एक फ्लावर करेगा तो उनका जो एंड प्रोडक्ट होता है दोस्तों, वो उनका फ्रूट्स, वो उनके सीड्स, वो उनके फ्लावर्स होते हैं। आ रही है बात समझ में? चलिए अब बात आती है कि सर अगर आप एंजियोस्पर्मिक फ्लावर में या प्लांट में बात कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, किसकी बात कर रहे हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सवाल उठता है पहला कि व्हाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फैसिनेटिंग, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इतना मनमोहक क्यों है, इतना आकर्षित क्यों करता है हम लोगों को, ऐसी इसमें क्या खास बात है, सारे ऑर्गेनिज्म एंजियोस्पर्म वाले क्यों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं? तो उसका जवाब जाता है कि देखिए सर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसलिए जरूरी है कि देखिए हर ऑर्गेनिज्म का इस दुनिया में एक अल्टीमेट गोल होता है। क्या होता है? एक अल्टीमेट गोल होता है। वो गोल है कि कैसे भी करके उसको जो है अपनी आगे आने वाली प्रोजेनी को यहां पर क्रिएट करके जाना है। देखिए कोई भी दो पेरेंट हैं, माता पिता हैं, उनकी एक मन होता है कि हमें अपनी एक यहां पर जो है इस दुनिया में एक स्पीसीज, मतलब एक ऑर्गेनिज्म का जो है यहां पर एग्जिस्टेंस छोड़कर ही जाना है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट के केस में क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने का जो मतलब है वो है जेनेटिक अडेप्टेबिलिटी, कि जेनेटिक वेरिएशन आने चाहिए, जेनेटिक वेरिएशन जरूर आने चाहिए। और जेनेटिक वेरिएशन आने का मतलब क्यों है, जेनेटिक वेरिएशन जरूरी क्यों है? जेनेटिक वेरिएशन इसलिए जरूरी है दोस्तों कि देखिए आज जो एंसेस्टर हमारे पास हैं उनकी प्रोजेनी उनसे बेहतर होनी ही चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है एनवायरमेंट में चेंजेस आते हैं, एवोल्यूशन होते हैं। तो इवॉल्व होने के टाइम पर, एवोल्यूशन होने के टाइम पर धीरे धीरे अगर उनकी आगे आने वाली प्रोजेनी अडेप्ट नहीं करेंगी तो एक दिन वो सारी जो प्रोजेनी होंगी वो मारी जाएंगी। इसलिए आपको याद रखना है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का काम है एट दी एंड अपने जेनेटिक वेरिएशंस को क्रिएट करना अपनी आगे आने वाली प्रोजेनी में। और फ्लावर्स, फ्रूट्स, सीड्स जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट एंड प्रोडक्ट्स होते हैं एक फ्लावर के। बोलिए यहां तक सवाल समझ में आया कि नहीं आया? चलिए अब बात आगे की मैं करता हूं नेक्स्ट पैराग्राफ की। किसकी? नेक्स्ट पैराग्राफ की। तो वो है कि फ्लावर अ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म। चलिए तो पहली लाइन पढ़ते हैं। ह्यूमन बीइंग्स हैव हैड एन इंटीमेट रिलेशनशिप विद फ्लावर सिंस टाइम इमेमोरियल। देखिए फूलों से जो हमारा रिश्ता नाता है दोस्तों वो बहुत पुराना है।
वो इतना पुराना है कि हमें याद भी नहीं है कब से हमारा उनसे जो है रिश्ता नाता चला आ रहा है, हम फूलों को कब से इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं। फ्लावर्स आर ऑब्जेक्ट ऑफ एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल, सोशल, रिलीजियस एंड कल्चरल वैल्यू। फ्लावर्स को हम लोग देखिए अपने आस्था की जगह पर यूज करते हैं, मंदिर जाते हैं, वहां जाते हैं तो हम वहां फूलों का प्रयोग करते हैं। ऑर्नामेंटल, सोशल, हम सामाजिक कार्यों में यूज करते हैं। कहीं नेताजी आ रहे हैं, हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करवा दी, पूरे 100 कुंटल फूल फेंकवा दिए, पुष्प वर्षा करवा दी, सोशल काम में यूज कर रहे हैं। रिलीजियस काम, हम अपने धर्म पूजा पाठ के कामों में जो है फ्लावर्स का यूज करते हैं। कल्चरल वैल्यूज में यूज करते हैं। आपने देखा होगा स्कूलों में, कॉलेजेस में बढ़िया बढ़िया कल्चरल प्रोग्राम होते हैं, वहां भी हम इनको इस्तेमाल करते हैं। चलिए, एंड दे हैव ऑलवेज बीन यूज्ड एज अ सिंबल ऑफ कन्वेइंग इंपॉर्टेंट ह्यूमन फीलिंग सच एज लव, अफेक्शन, हैप्पीनेस, ग्रीफ, मॉर्निंग एटसेट्रा। देखिए इसका काम क्या है, इसका मतलब है कि फ्लावर्स को हम लोग अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए भी बहुत यूज करते हैं। प्यार एक्सप्रेस करना है, लव एक्सप्रेस करना है, उसके लिए, अफेक्शन के लिए, हैप्पीनेस, हम खुश हैं, हम किसी के जन्मदिन में जा रहे हैं, उसको फूलों का गुलदस्ता देते हैं। शोक संदेश, कहीं कोई मृत्यु हो गई किसी की, कहीं कोई शोक करना है, शोक जाहिर करना है, तो वहां हम सारी चीजें यूज करते हैं। चलिए, एक आगे क्वेश्चन लिखा हुआ है दोस्तों कि लिस्ट एटलीस्ट 5 फ्लावर ऑर्नामेंटल वैल्यू ऑफ फ्लावर। बता सकते हैं कल्टिवेटेड एट होम्स एंड इन योर गार्डन, मतलब आप अपने घर के गार्डन में या घर की टेरेस पर कौन कौन से फूलों को उगा सकते हैं, आप जानते हैं, है ना। रोज का फ्लावर है, या कहीं थोड़ा सा कीचड़ में हम लोटस वगैरह भी जो है ग्रो कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप 5 फ्लावर को देख सकते हैं। गेंदे का फूल होता है, सनफ्लावर होता है, लिली फ्लावर होते हैं, तो बहुत सारे फ्लावर हैं। चलिए अब आगे की बात करते हैं दोस्तों। अब बात आती है कि एक फ्लावर की बात करी जाए जिससे हम एक फ्लावर के स्ट्रक्चर को समझ पाएं। तो यहां से मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं, और इरेज करने के बाद जो है एक बढ़िया बात बताने वाला हूं आपको, जो कई बार एनसीईआरटी से और वैसे क्वेश्चन जो उठ के आते हैं। चलिए, अब बात यह है कि हम एक फ्लावर के, एक पूरे फ्लावर के, एंजियोस्पर्म के फ्लावर के जो है, जब भी हम स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, तो इसको तो मैं आपको अभी बताऊंगा ही 5 मिनट बाद, लेकिन उससे पहले आपको एक बात याद रखना जरूरी है कि हम सबसे पहले एक ऐसे फ्लावर की बात करेंगे जो कि एक टिपिकल फ्लावर है। क्या है मेरे भाई? टिपिकल फ्लावर है। मतलब टिपिकल का मतलब क्या होता है? टिपिकल का मतलब होता है कि सबसे पहले हम एक ऐसे फ्लावर को उठाएंगे पढ़ने के लिए जिसके अंदर एंजियोस्पर्मिक कैरेक्टर सारे के सारे मौजूद हों। मान के चलो कि मुझे स्टडी करनी है एक फ्लावर की, तो मैं ये नहीं चाहूंगा कि मुझे सारे के सारे फ्लावर के कैरेक्टरिस्टिक जो होते हैं या फीचर जो होते हैं वो एक ही फ्लावर के अंदर मिल जाए, जिससे मुझे अलग अलग फ्लावर को ऑब्जर्व ना करना पड़े, स्टडी ना करना पड़े। तो ऐसा एक फ्लावर किसका होता है वो मैं आपको बता दूं, वो होता है मोस्ट एंजियोस्पर्म को मैं एंजियो से ही लिख दे रहा हूं, ये चीज आप याद। तो मोस्ट एंजियोस्पर्म कैरेक्टर किसके अंदर मौजूद होते हैं दोस्तों? वो एक फ्लावर है कैप्सुला का। किसका फ्लावर है? कैप्सुला का। बहुत ध्यान से इसको याद कर लेना, बहुत जरूरी बात बता रहा हूं। मोस्ट एंजियोस्पर्मिक कैरेक्टर में सबसे पहला जो फ्लावर है वो है कैप्सुला का। अब इसको आपको याद रखना है, कैप्सुला एक टिपिकल फ्लावर है। कैसा है? टिपिकल फ्लावर है। इसके अंदर एंजियोस्पर्म फ्लावर में पाए जाने वाले दुनिया के सारे कैरेक्टर आपको मौजूद मिल जाएंगे। आ रही है बात समझ में? ये चीज आपको याद रखनी है। कैप्सुला के बारे में कुछ बात करते हैं। इसको हम शेफर्ड पर्स भी बोलते हैं। अब इसको शेफर्ड पर्स क्यों बोलते हैं वो बात ध्यान सुनना। शेफर्ड पर्स इसलिए बोलते हैं दोस्तों कि इसके जो सीड्स होते हैं ना, इसके जो छोटे छोटे सीड्स होते हैं, उनके ऊपर एक पॉड होता है। पॉड मतलब उनकी फली होती है। तो उसका जो शेप होता है ना, वो छोटा सा स्मॉल ट्रायंगुलर लेदर पाउच की तरह वो दिखता है। छोटा सा ट्रायंगुलर शेप का और लेदर पाउच की तरह दिखता है, मतलब छोटे से पर्स की तरह दिखता है, एक बैग की तरह दिखता है।
तो इसलिए हम इसको शेफर्ड पर्स भी बोल देते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए एक और इसकी मैं क्वालिटी आपको बता दूं, मेडिकेशन में बहुत हेल्प करता है। मेडिकेशन में मेडिकल यूज बहुत अच्छा है इसका, बहुत अच्छा वासोकंस्ट्रिक्टर है, बहुत अच्छा वासोकंस्ट्रिक्टर है, मतलब ब्लीडिंग को रोकता है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। हालांकि इसका जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूं, इसका जो बॉटेनिकल नेम होता है वो बुर्सा पस्टोरिस होता है। क्या होता है? बुर्सा पस्टोरिस होता है। ब्रेसिकेसी फैमिली का ये जो है फ्लावर है, ब्रेसिकेसी फैमिली का ये जो है फ्लावर है। चलिए यहां तक मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं। अब चलिए, अब मैं आपको आगे की बात बताता हूं। अब हमें ये एक फ्लावर हमें दिया गया है, अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर। तो सबसे पहले तो आप समझिए कि लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन क्या होता है। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ये होता है कि देखिए, मान के चलिए कि ये जो है मेरे पास एक पेन है। क्या है? पेन। अगर मैं बोल रहा हूं कि इसको ट्रांसवर्स तरीके से काट दीजिए, कैसे? ट्रांसवर्स तरीके से। तो अगर मैं इसको ऐसे ऐसे करके काट दूंगा, ऐसे, तो ये हो गया ट्रांसवर्स सेक्शन। आप इसको ऐसे ऊपर से देख पाएंगे, ऐसे। अगर मैं इसको ऐसे काट दूं तो लॉन्गिट्यूडनल होता है कि इस तरीके से लॉन्गिट्यूडनल ये काट देना। तो इसी तरीके से सामने एक फ्लावर दिया हुआ है, अगर मैं इसको ट्रांसवर्स काटता तो ऐसे काटता। अगर मुझे लॉन्गिट्यूडनल अगर इसको काटना है तो ऊपर से काटते हुए लाया हूं, तो आगे का पार्ट उठा के मैंने फेंक दिया और पीछे वाला पार्ट जो है आपको पूरा दिख रहा है। चलिए अब इसके मेन कंपोनेंट इसमें क्या होते हैं वो जरूरी है पढ़ना। तो चलिए पहला पॉइंट देखिए, सबसे पहले तो इसमें हम देखेंगे एसेसरी ऑर्गन्स देखेंगे, बाकी फिर हम नेक्स्ट देखेंगे नेसेसरी ऑर्गन। तो चलिए, तो पहले हम नेसेसरी ऑर्गन की बात कर लेते हैं। नेसेसरी मतलब बहुत जरूरी। देखिए, हम किसी शादी में जाते हैं तो हम पहले नेसेसरी चीजें भी देखते हैं जो हमें पहन के जानी है, जो हमारा आउटफिट होता है, और साइड में फिर हमें यह भी ध्यान देना होता है कि हमें एसेसरी भी चाहिए। एसेसरी जैसे वॉच चाहिए, कोई चेन चाहिए, रिंग चाहिए, तो ये होते हैं एसेसरी। चलिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, हमें पढ़नी है एसेसरी पार्ट। एसेसरी में क्या क्या आ जाएगा? देखिए, ये जो आपको सेपल दिख रहा है, ये सेपल है। आ रही है बात समझ में? अब नेक्स्ट जब आप देखेंगे तो पेटल, तो सेपल हो गया, पेटल हो गया, ये हमारे क्या होते हैं? ये हमारे, और नीचे हमारा जैसे थैलमस का पार्ट होता है, ये सारे हमारे एसेसरी कंपोनेंट हैं इसके। नेक्स्ट जो नेसेसरी पार्ट हैं वो हैं हमारे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में आ जाता है स्टेमन, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में अपना आ जाता है जो है कार्पेल या फिर पिस्टल। आगे हम इन चीजों को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं दोस्तों। अभी मैं आपको यहां इतना सिर्फ बता रहा हूं कि एसेसरी पार्ट जो हैं वो हैं अपने सेपल है, वो अपने पेटल हैं। आ रही है बात समझ में? सेपल का अगर मैं आपको काम बता दूं तो क्या है दोस्तों? सेपल का काम होता है प्रोटेक्ट फ्लावर इन बड स्टेज। जब फ्लावर नया नया उत्पन्न हो रहा होता है, ओरिजिनेट हो रहा होता है, तो बड स्टेज में सेपल जो होता है उसकी रक्षा करता है, मतलब उसको प्रोटेक्ट करता है। अब नेक्स्ट है अपना पेटल। क्या है दोस्तों? पेटल। पेटल रंग बिरंगे होते हैं, लाल, पीले, हरे, गुलाबी, नीले, गुलाबी ऐसे हो सकते हैं। पेटल्स का काम होता है टू अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स। भाई पॉलिनेटर्स बहुत जरूरी हैं, तो पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए रंग बिरंगे पंखुड़ियां चाहिए होती हैं, वो है पेटल। चलिए अब एक बात आती है, नेसेसरी ऑर्गन्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले जो है इसमें है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। आ रही है बात समझ में? ये होता है स्टेमन। क्लियर है बात? और एक फ्लावर में एक स्टेमन नहीं होता मेरे भाई, एक फ्लावर में एक स्टेमन नहीं है, एक ही है, बहुत सारे हो सकते हैं। ये अपन आगे आगे पढ़ेंगे।
जो वर्ल्ड ऑफ स्टेमन है, जो स्टेमन का गुच्छा है पूरा, उसको हम बोलते हैं एंड्रोसियम। क्या होता है? एंड्रोसियम। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अपना क्या हो गया? एंड्रोसियम हो गया। चलिए अब सेकंड वन आता है अपना फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में अपना आ जाता है कार्पल, आप इसको पिस्टल भी बोल सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार। और बहुत सारे कार्पल या पिस्टल जब हमें एक फ्लावर में दिखते हैं तो उसके वर्ल्ड को या फिर उसके गुच्छे को मैं बोल देता हूं गाइनोसियम। अब बताओ, यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। मैंने सिर्फ एक ही बात बताई है दोस्तों कि एक फ्लावर के अंदर आपको मेनली नेसेसरी पार्ट दिखेंगे और एसेसरी पार्ट देखेंगे। एसेसरी में मैंने आपको बोल दिया सेपल, ये जो बिल्कुल वेजिटेटिव लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसका काम होता है कि जो फ्लोरल बड है उसको प्रोटेक्ट करना। सेकंड मैंने आपको बताया पेटल, सीधा सा बता दिया, टू अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स। फिर मैंने बताया नेसेसरी पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मतलब स्टेमन, मींस इसको एंड्रोसियम बोल सकते हैं जब वर्ल्ड ऑफ स्टेमन दिखता है। फिर है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इसको मैं या तो कार्पेल बोल सकता हूं या फिर मैं इसको पिस्टिल बोल सकता हूं, मींस गाइनोसियम बोल सकता हूं। आ गई बात समझ में? इसके वर्ल को मैं सेपल के वर्ल को मैं बोलता हूं कैलेक्स। क्या बोलता हूं दोस्तों? कैलेक्स। जब बहुत सारे सेपल मुझे नजर आते हैं तो उनके गुच्छे को मैं बोलता हूं कैलेक्स, और जब बहुत सारे पेटल मुझे नजर आते हैं तो उसको मैं बोल देता हूं कोरोला। अब बताओ, यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, आपके सामने सारी चीजें लिखी हुई हैं। चलिए सारी चीजें जरूरी हैं दोस्तों। कुछ चीजें मैं आपको ऐसी भी बताऊंगा जो आपको एनसीईआरटी में कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आएंगी, लेकिन मैं रिस्क लेने वाला काम करता नहीं हूं, इसलिए मैं आपको पहले ही बता दूं कि कुछ चीजें आपको मेरे कंटेंट में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट दिखेंगे। आ रही है बात समझ में? जैसे मैंने आपको कैप्सुला की बातें बताई, बात यह है कहीं ना कहीं सवाल आते रहते हैं ऐसे, तो मैं रिस्क नहीं लूंगा। कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी बताऊंगा तो थोड़ा सा धैर्य भी रखना है आपको। कोई ऐसी चीज नहीं बताऊंगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, वो चीज मैं भी समझता हूं, लेकिन जहां तक मेरी समझ है जो चीज आने का चांस है, अगर 1% भी अगर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं से घूम फिर के आपके एग्जाम में आपको चमकता हुआ दिखाई देगा तो मैं उसको यहां पर जरूर आपको बताऊंगा। ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए अब आगे की मैं बात करता हूं जो बहुत जरूरी है, प्री फर्टिलाइजेशन एंड स्ट्रक्चर एंड इवेंट। फर्टिलाइजेशन से पहले कौन कौन सी ऐसी स्ट्रक्चरल चेंजेस नजर आते हैं और कौन कौन से ऐसे हार्मोनल चेंजेस नजर आते हैं, वो चीज हमें याद रखनी है। चलिए सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों, वो आप ध्यान से सुनना। देखिए, much before the actual flower is seen on a plant, the decision that the plant is going to flower has taken place. धीरे 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 जब फ्लावर बनने की प्रक्रिया चलती है, several hormonal and structural changes are initiated which lead to the differentiation and further development of floral primordium. अब इन 2-3 लाइनों को मैं इतनी बढ़िया तरीके से डिकोड करने वाला हूं कि जिंदगी में नहीं भूलोगे मेरे भाई। अब आ जाइए, सबसे पहले आपको एक चीज याद रखनी है दोस्तों कि ये जो है मेरे पास, ये है एक शूट एपिकल मेरिस्टेम। क्या है? शूट एपिकल मेरिस्टेम। ये चीज याद हो गई आपको, ये है शूट एपिकल मेरिस्टेम।
अब एक चीज आपको याद रखनी है कि अब यहां पर मैं एक बना रहा हूं, एक छोटी सी लीफ बन गई। यहां पर मैंने क्या किया, यहां एक हार्मोन होता है, ये रहा फ्लोरिजन हार्मोन। क्लियर है बात? मैंने एक शूट एपिकल मेरिस्टेम बनाया, यहां पर मैंने नीचे की तरफ जो है एक छोटी सी लीफ बना दी। लीफ के पास एक हार्मोन है जिसका नाम है फ्लोरिजन हार्मोन। धीरे धीरे जैसे ही इस पर लाइट गिरेगी, लाइट गिरते ही इसका जो हार्मोन है फ्लोरिजन हार्मोन, वो ट्रांसफर हो जाता है शूट एपिकल मेरिस्टेम के पास। फ्लोरिजन हार्मोन ट्रांसफर हो जाएगा, मूव ऑन कर जाएगा शूट एपिकल मेरिस्टेम के पास। फिर आगे की कहानी सुनना दोस्तों, क्या होगा। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे फिर ये जो है शूट एपिकल मेरिस्टेम जो है ये बन जाता है फ्लोरल प्राइमोर्डियम। क्लियर है बात? देखिए, शूट एपिकल मेरिस्टेम लिया, एक छोटी सी लीफ ली, लीफ पर फ्लोरिजन हार्मोन चिपका दिया, इस पर लाइट पड़ी तो ये मूव ऑन कर गया, मतलब ट्रांसफर हो गया शूट एपिकल मेरिस्टेम पर। शूट एपिकल मेरिस्टेम जो पहले था अब वो नहीं रहा, अब वो फ्लोरल प्राइमोर्डियम बन गया। अब बात करते हैं आगे की कि आगे क्या होगा। आगे होगा यही जो स्ट्रक्चर है, अब ये बदल कर बन जाएगा फ्लोरल बड। क्या बन जाएगा? फ्लोरल बड बन जाएगा। आगे बात समझ में। अब यही फ्लोरल बड कुछ टाइम के बाद फ्लावर बन जाएगा। बस यही लाइनें यहां लिखी हुई हैं। अब आप मुझे एक बात बताना कि अगर शूट एपिकल मेरिस्टेम से धीरे 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 फ्लावर मैंने बना दिया तो क्या आपको सेवरल हार्मोनल चेंजेस नजर आए? देखिए, हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, बाकी क्या आपको स्ट्रक्चरल चेंजेस नजर आए? हां जी, बिल्कुल आए। शूट एपिकल से फ्लोरल प्राइमोर्डियम, देन फ्लोरल बड, देन फ्लावर। तो बताइए, स्ट्रक्चरल और हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? और धीरे धीरे सारी बातें हमारी हो चुकी हैं यहां पर। और देन फ्लोरल प्राइमोर्डियम से बनते बनते फ्लोरल बड, देन हमने फ्लावर बना दिया है। देखिए, लिखा हुआ है कि इनफ्लोरेसेंस आर फॉर्म्ड विच बियर द फ्लोरल बड एंड देन द फ्लावर्स। यही बात मैं आपको बता भी रहा था। चलिए अब आगे की बात करते हैं। द एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम डिफरेंशिएट एंड डेवलप। यू वुड रिकलेक्ट दैट एंड्रोशियम वर्ल ऑफ स्टेमन। ये बात मैंने आपको समझा दी है कि जो वर्ल ऑफ स्टेमन होता है उसको मैं एंड्रोशियम बोलता हूं, एंड वर्ल ऑफ कार्पेल एंड पिस्टल जो होता है उसको मैं गाइनोशियम बोलता हूं। बोलिए, यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए, एनसीईआरटी की एक एक लाइन को मैं डिकोड कर रहा हूं बच्चों। बस आपको बहुत ध्यान से एक एक बात सुननी है। ये सुन लिया आपने तो आप डॉक्टर बनने के बहुत करीब हैं। चलिए, अब कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जो बहुत जरूरी हैं और हो सकता है आपको हर जगह सुनने को भी नहीं मिलेंगी। आप बहुत सारी वीडियोस देख लीजिए यूट्यूब पर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट भी पढ़ के देखिएगा, फिर यहां पढ़ के देखिएगा कि जहां हमने वहां पढ़ा है और यहां जो पढ़ रहे हैं चीजें कितनी अलग हैं। ये फर्क आपको जरूर देखना है। जब तक आप फर्क नहीं देखेंगे तो मजा नहीं आएगा। चलिए, एक साइंटिस्ट हुए थे सर, जिनका नाम था गोएथे। अब जैसा नाम वैसा काम। अब देखिए, गोएथे साहब ने क्या बोला? गोएथे साहब ने बोला कि फ्लावर इज अ गोएथे साहब ने बोला कि फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट। गोएथे साहब ने तो बोल दिया, निकल गए। मेरा काम है इसको आपको बताना। अब सुनिएगा, फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट। इन्होंने देखिए, अब दो पार्ट होते हैं प्लांट में, दो पार्ट होते हैं। एक होता है रूट वाला पार्ट जो जमीन के नीचे रहता है, जो हमें नहीं दिख रहा। एक होता है रूट से ऊपर वाला पार्ट जो शूट पार्ट होता है, जैसे स्टेम है, ब्रांचेस हैं, लीव्स हैं, ये पूरा
शूट पार्ट है। तो इन्होंने एक बात बोली कि फ्लावर जो होता है ना दोस्तों, वो एक मॉडिफाइड शूट होता है। अब देखिए, इनका कहना यह है कि फ्लावर के अंदर जो आपको सेपल दिख रहे हैं, जो आपको कोरोला दिख रहा है मतलब पेटल दिख रहे हैं, जो आपको मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टेमन मतलब एंड्रोसियम दिख रहा है, या जो आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मतलब गाइनोसियम दिख रहा है, वो सारे मॉडिफाइड शूट में होते हैं। मॉडिफाइड शूट है वो, मतलब वेजिटेटिव लीफ। तो मैं आपको बता दूं, इनका कहना यह था कि सेपल, पेटल और ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और जो आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये शूट में मॉडिफाइड हो गया है। इसीलिए मैं आपको बता दूं, हम एंड्रोसियम को माइक्रो स्पोरोफिल बोलते हैं। यह चीज याद रखनी है, माइक्रो क्योंकि इसके अंदर माइक्रोस्पोर बनेंगे, स्पोरोफिल, फिल मतलब लीफ, लीफ के लिए करते हैं, मॉडिफाइड वेजिटेटिव लीव्स हैं ये सारी। गाइनोसियम ये मेगा स्पोरोफिल है, ठीक है, ये चीज याद रखनी। चलिए अब एक इंटरेस्टिंग बात, गोयते साहब ने बोला ना कि फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट, तो अब ध्यान से सुनना मैं क्या कहना चाह रहा हूं दोस्तों। एक फ्लावर होता है मुसेंडा फ्लावर, क्या होता है? मुसेंडा फ्लावर। अब इसकी खासियत सुनना, मुसेंडा फ्लावर जो होता है दोस्तों, ये रुबिकेसी फैमिली का है। किसका है? रुबिकेसी फैमिली का है, मतलब कॉफी फैमिली का है। कॉफी का जो प्लांट होता है ना, उसी फैमिली का है, रुबिकेसी फैमिली। अब इसकी खासियत पता है क्या है? खासियत यह है दोस्तों कि मुसेंडा फ्लावर का जो कैलिक्स होता है ना, कैलिक्स में जो इसका एक सेपल होता है ना, वो एडवर्टाइजिंग फ्लैग की तरह काम करता है मेरे भाई। एडवर्टाइजिंग फ्लैग की तरह मतलब कि जैसे वो पूरा लीफ की तरह दिखता है। इसका जो सेपल होता है वो ब्राइट येलो कलर का होता है, और वो जो है एडवर्टाइजिंग फ्लैग की तरह काम करता है। आ रही बात समझ में? पॉलिनेशन के लिए, मतलब इनका जो सेपल है वो ब्राइट येलो कलर का है, बिल्कुल लीफ की तरह है, लीफ की तरह है, लीफ की तरह एडवर्टाइजिंग फ्लैग की तरह काम करता है, पॉलिनेशन का एडवर्टाइज करता है। ये हवा में पूरा ऐसे फ्लो होता रहता है, उड़ता रहता है, तो पॉलिनेटर्स को लगता है कि ये तो बड़ा बढ़िया पेटल है, चलिए इसके पास चलते हैं। लेकिन इसी को तो मैंने बोला कि लीफ की तरह, ब्राइट येलो लीफ की तरह, एडवर्टाइजिंग फ्लैग की तरह काम करता है। तो बताइए फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट हुआ कि नहीं हुआ? यह बात आपको याद रखनी है। आगे बात समझ में? चलिए एक और बात इनके थ्रू बोली गई, एक और बात इनके थ्रू बोली गई, वो बात क्या है वो भी आपको सुननी है। वो बात ये है, इन्होंने बोला नेक्स्ट पॉइंट कि फ्लावर इज अ इनने बोला कि सर जो थैलमस होता है ना, वो मॉडिफाइड स्टेम होता है। इन्होंने बोला कि फ्लावर का जो थैलमस पार्ट जो होता है, नीचे वाला ये बॉटम पार्ट, ये जो है मॉडिफाइड स्टेम है। अब ये मॉडिफाइड स्टेम कैसे है वो चीज हमें ध्यान देनी है। मॉडिफाइड स्टेम ये ऐसे है, इन्होंने बोला कि थैलमस के पास बहुत ही तरीके से नोड प्रेजेंट होते हैं। आपने एक सुगरकेन देखा होगा, गन्ना देखा होगा, उसमें जो उनका पॉइंट ऑफ अटैचमेंट जो होता है वो नोड होता है, और बीच का जो पार्ट होता है गन्ने का वो होता है इंटरनोड पार्ट। तो इन्होंने यही बोला कि थैलमस इज अ मॉडिफाइड स्टेम, मतलब इन्होंने बोला कि जो थैलमस जो होता है, जैसे थैलमस है, इन्होंने बोला कि यहां पर बहुत ही रिड्यूस्ड स्टेट में, बहुत ही रिड्यूस्ड फॉर्म में
4 नोड होते हैं। क्या होते हैं? 4 नोड होते हैं। जैसे कि स्टेम पर नोड्स होते हैं, नोड्स और इंटरनोड, ऐसे ही इन्होंने बोला कि थैलेमस के पास जो है नोड और इंटरनोड होते हैं। अब बताइए, नोड और इंटरनोड होते हैं तो इन्होंने बोला कि पहले नोड से तो निकलता है कैलिक्स, दूसरे नोड से निकलता है कोरोला, तीसरे नोड से निकलता है एंड्रोसियम और चौथे नोड से निकलता है गाइनोसियम। अब बताइए, तो दोनों बातें मैंने आपके सामने प्रूफ कर दी हैं कि अकॉर्डिंग टू गोयते फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट। मैंने आपको बता दिया। इसी तरीके से एंड्रोसियम को माइक्रोस्पोरोफिल बोलते हैं, गाइनोसियम को मेगा स्पोरोफिल बोलते हैं। फिल मींस लीफ स्ट्रक्चर। फिर एक और पॉइंट मैंने आपको बताया गोयथे को प्रूफ करने के लिए, मुसेंडा फ्लावर जो कि कॉफी फ्लावर का मेंबर है, रुबिकेसी फैमिली का मेंबर है, इसका जो एक सेपल होता है वो एडवर्टाइजिंग फ्लैग की तरह काम करता है, ब्राइट येलो लीफ की तरह होता है, पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए होता है। फिर मैंने आपको बताया थैलेमस एक मॉडिफाइड स्टेम है, इसमें 4 नोड होते हैं। पहले से कैलिक्स निकलेगा, दूसरे से कोरोला, तीसरे से एंड्रोसियम एंड फोर्थ वन से गाइनोसियम निकलेगा। बोलिए, चारों पॉइंट सारे मैंने बता दिए हैं। एक बार इन पे नजर मार लीजिए, मैं पानी पी लेता हूं। लोग एनसीईआरटी को ही नहीं पढ़ते हैं, जबकि एनसीईआरटी पढ़ना ही सबसे बेसिक बात है और जरूरी इंपॉर्टेंट बात है। ये चीज हमें याद रखनी है। चलिए, अब बात आती है फ्लावर की। तो फ्लावर की अगर हम बात कर ही रहे हैं तो एक इंपॉर्टेंट बात और सुनते जाइए। सर देखिए, एक फ्लावर होता है, स्ट्रोबलेंथस कुंतियाना। इसकी खासियत पता है क्या है? स्ट्रोबलेंथस कुंतियाना जो है 12 साल बाद यहां फ्लावरिंग होती है। स्ट्रोबलेंथस कुंतियाना पर 12 साल बाद फ्लावरिंग होती है। 12 साल में एक बार फ्लावर आते हैं दोस्तों। मिलता कहां है? केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका। ठीक है, तो जो केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका की जो पहाड़ियां हैं वहां पर ये फूल खिलता है 12 साल बाद। और 12 साल बाद जब खिलता है तो फ्लावर इतने सुंदर होते हैं इसके, बिल्कुल जो पहाड़ियां होती हैं वो ब्लू कलर की, बैंगनी कलर की बिल्कुल जो है भर जाती हैं, बड़ी सुंदर लगती हैं। और टूरिस्ट बहुत देखने के लिए आते हैं, विदेशी लोग बहुत देखने के लिए आते हैं स्ट्रोबलेंथस कुंतियाना जब फ्लावरिंग कर रहा होता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। आगे बात समझ में? चलिए, अब अपन आगे की बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब आ रहा है अपना मेन पॉइंट जो सबसे जरूरी है और सारे लोग उसको पढ़ने के लिए तैयार बैठे हैं। ये रहा। बहुत कंफ्यूजन भी होता है इसमें, क्या माइक्रोस्पोरेंजिया होता है, क्या पॉलिन सैक होता है, माइक्रोस्पोर क्या है, पॉलिन ग्रेन क्या है, दोनों अलग अलग चीजें हैं या दोनों एक ही चीजें हैं। बहुत कंफ्यूजन होता है। क्या लोब होता है, क्या डाइथीकस, क्या लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, क्या एंथर, क्या फिलामेंट। उसी को बताने के लिए आज आपके समक्ष आने का प्रयास किया है। तो चलिए, देखिए मैंने आपको बताया था, चलिए शुरू करते हैं। देखिए सर, मैंने आपको बताया था कि एंड्रोशियम जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। एंड्रोशियम के जो है स्टेमन को पढ़ेंगे, है ना। एक स्टेमन को हमने लिया, उसको यहां चिपका दिया।
अब देखिएगा आगे जो मैं बता रहा हूं, पहले यहां से लाइनें पढ़ेंगे, उसको डिकोड करूंगा यहां। पहला फिगर 1.2a शो द टू पार्ट्स ऑफ टिपिकल स्टेमन। एक टिपिकल स्टेमन ले लिया फ्लावर का। द लॉन्ग एंड सिलेंडर स्टॉक कॉल्ड द फिलामेंट। ये नीचे की तरफ जो आपको पूरी एक डंडी दिख रही है, ये फिलामेंट है ना। ये लॉन्ग है, लंबी है, बिल्कुल स्टॉक की तरह है, बिल्कुल पतली है, इसको मैं बोलता हूं फिलामेंट। टर्मिनल जनरली बाइलोब्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड एंथर। और ये जो इस फिलामेंट से जो ऊपर जो पूरा बल्ब की तरह दिख रहा है, इसको मैं बोलता हूं एंथर। ये बाइलोब्ड होता है, मतलब इसके अंदर दो चैम्बर होते हैं, जैसे हमारे हार्ट में, हमारे दिल में 4 चैम्बर होते हैं, इसी तरीके से एंथर के अंदर 2 लोब होते हैं, मतलब 2 कमरे, 2 कंपार्टमेंट, 2 चैम्बर होते हैं। आगे बहुत अच्छी तरीके से बताने वाला हूं, ध्यान दीजिए।